अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल. सो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ BA पार्ट 1 और ADA पार्ट 1 का सोशियोलॉजी का पेपर. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ सोशियोलॉजी पार्ट 1, रेगुलर एंड प्राइवेट स्टूडेंट्स बोथ के लिए. ठीक है. अच्छा, सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे लोगों को सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है. जाहिर है, जो भी आप पढ़ते हैं ना वो पढ़ने में मुश्किल ही होता है, लेकिन जब आप उसको अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं ना तो हर चीज़ आपको समझ में आ जाती है. सोशियोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो आपकी सोसाइटी के साइंस को कहते हैं. ठीक है, आपके मुआशरे में जो कुछ होता है उसको आपको सोशियोलॉजी में पढ़ने को मिल रहा है. ठीक है, अपने आसपास अपने इर्द गिर्द के माहौल में देखिए, आपको सब चीज़ें आपको अपने ही आसपास नजर आ रही होंगी. तो ये है सोशियोलॉजी. ठीक है, सबसे पहले तो सोशियोलॉजी को समझें कि वो है क्या. इट्स अ साइंस ऑफ सोसाइटी, मुआशरे का इल्म है. अब वो मुआशरे में हर चीज़ आ जाती है, आपके घरेलू ताल्लुकात भी आ जाते हैं, आपके रिश्ते भी आ जाते हैं, आपके कोलीग्स भी आ जाते हैं, फ्रेंड्स भी आ जाते हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी भी आ जाता है, और आपका तमाम आसपास का माहौल आ जाता है, चाहे उसमें आपके गवर्नमेंट के इदारे आ जाएं, पुलिस हो गया, रेंजर्स हो गया, आपका दूसरे फोर्सेस हो गए, दूसरे इदारे हो गए, आपकी जुडिशरी हो गई, मतलब जितने भी आपके आसपास जो सारी चीज़ें मिलके एक सोसाइटी बना रही हैं उसका इल्म है ये. ठीक है, पहली बात तो ये आसान कर दिया है. अब आपको जो जो टॉपिक्स मैं बता रही हूँ वो टॉपिक्स आप अपनी बुक खोलें, बुक के इंडेक्स देखें और वहाँ उसको टिक करते जाएं. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये. जो मैं सवाल पढ़ रही हूँ वो सवाल नहीं देखने हैं आपने, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो वाले टॉपिक्स आपने टिक करने हैं. समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है. तो अच्छा, एक और चीज़ समझा दूँ मैं आपको. सोशियोलॉजी में वैसे तो टोटल 20 चैप्टर्स हैं. ठीक है, ज़्यादा हैं, लेकिन 20 के 20 चैप्टर्स में से सवाल नहीं आते, बट कभी आ भी जाते हैं. बट ये है कि एक चैप्टर में समझ लें कि 10 टॉपिक्स हैं. फॉर एग्जांपल, उन 10 टॉपिक्स में से एटलीस्ट 7 से 8 टॉपिक आपको एक पेपर में आए हुए हैं पिछले 10-15 सालों में. वो एक चैप्टर के 7 से 8 टॉपिक आए हुए हैं. अब वो 7 से 8 टॉपिक कैसे आए हुए हैं, यानी समझ लें एक पेपर में, एक साल के एक पेपर में जो एक सवाल बन रहा है, उस सवाल में उस चैप्टर के एटलीस्ट 2 से 3 टॉपिक उस सवाल में मर्ज कर दिए हैं. यानी एक सवाल में आपको 2 से 3 या 4 टॉपिक उसी सवाल में दे दिए हैं. तो इस हिसाब से आपके एक चैप्टर में से 7 से 8 सवाल तो आराम से निकल जाते हैं. अब ये नहीं पता कि वो कब आते हैं, वो एक साल में आते हैं तो दूसरे में नहीं आते, दूसरे में आते हैं तो तीसरे में नहीं आते, इस तरह से होता है. ठीक है, तो इसलिए सोशियोलॉजी का थोड़ा सा जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा बड़ा है, लेंथी है, इसलिए मैंने सवाल भी थोड़े से ज़्यादा दिए हैं. नॉर्मली मैं 8 से 10 सवाल दे देती हूँ आपको, टॉपिक्स दे देती हूँ गेस्ट पेपर में, बट ये वाले थोड़े से ज़्यादा हैं, इसलिए इनको करके जाइएगा. और जो जो लाजमी आएंगे ना वो मैं आपको साथ साथ बताती आऊँगी कि ये तो लाजमी करना है, इनको छोड़िएगा नहीं. ठीक है, कोशिश कीजिएगा सारे करें, लेकिन सारों में से जिनके साथ मैं लाजमी बोल दूँ वो लाजमी करना है. जी, तो चलते हैं हम अपने गेस्ट पेपर की तरफ. इससे पहले कि आप लोग फिर से की बात करें कि हमें वीडियो क्लियर नहीं हो रही, वीडियो ब्लर है, तो उसके लिए आपको पता है, मैं पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ, एक दफ़ा और आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. सेटिंग्स में जाइए, सेटिंग्स में जाके वीडियो क्वालिटी लिखी हुई होगी, क्वालिटी पे टिक कीजिए, एडवांस पे टिक कीजिए, वहाँ जो नंबर्स आ रहे हैं उसमें सबसे बड़ा नंबर जो है उस पर टिक कर लीजिए, क्लिक कर दीजिए, तो आपकी वीडियो क्वालिटी साफ हो जाएगी और आपको ये वीडियो ब्लर नहीं लगेगी, क्लियर नजर आएगी. क्योंकि ये मसला आपकी तरफ से होता है, आपकी वीडियो सेटिंग खराब होती है, मेरी तरफ से कोई मसला नहीं है, मेरी वीडियो बिल्कुल सही है. ठीक है, अब चलते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सोशियोलॉजी, डिफाइन द टर्म सोशियोलॉजी एंड एक्सप्लेन इट. डिस्कस द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी एंड द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी. ठीक है, उर्दू वालों के लिए सोशियोलॉजी की नौयत, पहले तो उसके टर्म बताना है. टर्म मीन्स सोशियोलॉजी की डेफिनेशन, सोशियोलॉजी की तारीफ बतानी है. ठीक है, और उसको एक्सप्लेन करना है, यानी कि पहले सोशियोलॉजी बताना है, उसकी डेफिनेशन, उसके बाद नीचे 3-4 सोशियोलॉजिस्ट या 5 सोशियोलॉजिस्ट के नाम से जो डेफिनेशन हैं एटलीस्ट वो कर लीजिए, 3 या 5 कर लीजिए. उसके बाद नीचे उसको एक्सप्लेन किया हुआ होगा, आपकी बुक्स में सब मौजूद है. एक्सप्लेन है कि सोशियोलॉजी क्या है, एक्सप्लेनेशन के 1 या 2 पैराग्राफ आएंगे तो वो आपको बताने हैं. तो ये हो जाती है सोशियोलॉजी की एक डेफिनेशन. उसके साथ सोशियोलॉजिस्ट के जो कोटे हैं जो उन्होंने कहे हैं, डेफिनेशन मतलब उनकी जो डेफिनेशन है 4-5 वो लिखे और फिर डेफिनेशन के एक्सप्लेन करना है. उसके बाद उसकी नेचर और स्कोप, यानी कि उसकी नौयत और वसत. नौयत वाला सब्जेक्ट भी आपके टॉपिक है आपकी बुक में, स्कोप वाला वसत वाला भी है. ठीक है, तो ये पूरा अपने टॉपिक याद करना है. देखिए, सोशियोलॉजी की इस्तिलाह की तारीफ कीजिए और इसकी वजाहत करें, और सोशियोलॉजी की नौयत पर बहस कीजिए. ठीक है, नौयत और वसत दोनों आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई सोशियोलॉजी इज कंसिडर एज सोशल साइंस, एक्सप्लेन इट. सोशियोलॉजी को साइंस क्यों कहा जाता है, क्यों समझा जाता है, वजाहत करें. ये भी आपका टॉपिक है आपके बुक में. इंडेक्स पे टिक करते जाइए, बस आप इंडेक्स पे टिक कर लें, दैट्स इट. आपको उसका जवाब वही जो पेज नंबर लिखा हुआ है ना वो पूरा आपको पेज नंबर जो है पूरा टॉपिक आपने याद करना है. टॉपिक है, सवाल नहीं है, दोबारा याद दिला रही हूँ. नेक्स्ट है, डिस्कस सोशियोलॉजी एज अ सोशल साइंस एंड डिस्क्राइब हाउ सोशियोलॉजी इज रिलेटेड टू अदर सोशल साइंसेज. समाजियात पर बहस करें और बतौर समाजी साइंस
सोशियोलॉजी का दीगर समाजियात से क्या ताल्लुक है उस पर बहस कीजिए, ठीक है। अच्छा, ये मैंने सवाल जो निकाले हैं ना, ये मैंने पास्ट पेपर्स में से निकाले हैं कि पास्ट पेपर्स में ऐसे सवाल आए। देखिए दोनों सवाल हैं तो एक ही जैसे, लेकिन थोड़े से घूमे हुए, ठीक है। फर्स्ट वाले सवाल में भी पूछा हुआ है सोशियोलॉजी को सोशल साइंस क्यों कहते हैं, क्यों समझा जाता है, और सेकंड वाले में भी ये पूछा हुआ है कि सोशियोलॉजी को डिस्कस करें एज अ सोशल साइंस, ठीक है। वर्ड्स मुख्तलिफ हैं, टॉपिक एक ही है। तो सोशियोलॉजी एज सोशल साइंस या सोशियोलॉजी साइंस के तौर पे जो भी आपका टॉपिक है आपकी बुक में जो लिखा हुआ है वो टॉपिक पूरा याद करना है। मैंने इसीलिए पास पेपर से सवाल निकाल के लिखे हैं, वरना अगर मैं यहाँ लिखती सिर्फ टॉपिक लिखती तो मैं सोशियोलॉजी एज सोशल साइंस ही लिखती। फिर आप लोग कहते हैं कहाँ तक करना है, कितना करना है, क्यों करना है, तो पूरा टॉपिक याद करना है, ठीक है। इसलिए कह रही हूँ सवाल पे गौर नहीं कीजिए, टॉपिक याद कीजिएगा। जहाँ पे भी आपको सोशल साइंस वाली चीज़ नजर आए समझ जाएं कि मुझे ये पूरा सवाल करना है जो मैंने मेरी बुक में था और जो मैंने याद किया। दैट्स इट। Question 3, write a critical note on Ibn Khaldun or Auguste Comte contribution in the field of sociology. ये दो सोशियोलॉजिस्ट हैं, ये दो समझ लें जिन्होंने सोशियोलॉजी को बनाया है, सोशियोलॉजी को तख्लीक किया है, ठीक है। ये दो लोग हैं जिनका अक्सर आता है कि उनकी खिदमत बयान करें, या तो इब्न खल्दून आएगा या ऑगस्ट कॉम्टे आएगा। तो दोनों की तमाम तर चीज़ें याद कीजिएगा। क्रिटिकल नोट का मतलब पूरा टॉपिक याद करना है कि इन्होंने क्या क्या किया, इनकी क्या क्या थ्योरीज थी, इनके नजरियात क्या थे, इनका कॉन्सेप्ट क्या था, इन्होंने क्या क्या चीज़ बनाई, क्या कौन कौन से थ्योरीज पे काम किया, किस किस फील्ड में काम किया सोशियोलॉजी से रिलेटेड। पूरा टॉपिक आपकी बुक में मौजूद है, भले वो 4 पेजेस का है, 8 पेजेस का है, 10 पेजेस का है। पूरा टॉपिक कीजिएगा, कुछ भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये फादर ऑफ सोशियोलॉजी है तो इनके बारे में तो लाजमी आता है। ये शुरू का क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 लाजमी करिएगा, छोड़िएगा नहीं, लाजमी आएगा, ठीक है। अच्छा, साथ के साथ एक बात बता दूं, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि पेपर में एक आंसर कितने पेजेस का होना चाहिए। देखिए, अगर 20 नंबर का सवाल है तो समझ लें 5 नंबर इज इक्वल टू 1 पेज। इट मीन्स 20 नंबर इज इक्वल टू 4 पेजेस एटलीस्ट, कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा आप 5, 6, 8, 10 जितने दिल करें वो कर लें, आपके पास जितना टाइम है उस हिसाब से कर लीजिए। अच्छा, अब हेडिंग कितनी होनी चाहिए? 20 नंबर का सवाल है तो एटलीस्ट 8 से 10 हेडिंग्स लाजमी होनी चाहिए। हेडिंग्स के नीचे वर्ड कितने, लाइन्स कितनी होनी चाहिए? तो एटलीस्ट 5, 6, 7 एक हेडिंग के नीचे लाइन्स होनी चाहिए, ठीक है। अगर पॉइंट्स में लिख रहे हैं, पॉइंट वाला कोई सवाल है तो 20 नंबर का जो सवाल होगा उसमें एटलीस्ट 10 से 15 पॉइंट तो लाजमी होने चाहिए, ठीक है। अब अगर नोट है जो 10 नंबर का होता है, ठीक है, तो 10 नंबर का नोट जो होगा वो आपका 2 पेजेस का होगा, और अगर उसको पॉइंट वाइज कर रहे हैं तो 5 से 8 पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स काफ़ी हैं उसके लिए। अगर वो हेडिंग वाइज कर रहे हैं तो नोट जो होता है वो उसमें ऐसे कोई ज़्यादा हेडिंग्स नहीं होती, लेकिन अगर आप मतलब वो एक पैराग्राफ की तरह सीधा सीधा लिखा जाता है 2 पेजेस में, लेकिन अगर आप हेडिंग वाला भी कर रहे हैं तो उसमें कम से कम 3-4 हेडिंग कर लीजिए, ठीक है। अगर हेडिंग वाला कर रहे हैं तो ज़्यादा करना चाहे तो ज़्यादा कर लें, वो आपके ऊपर है। ये मैंने आपको तरीकेकार बता दिया मार्किंग सिस्टम का, पेजेस का और आंसर्स का। नंबर 4, डिफाइन सोशल ग्रुप एंड ऑल्सो एक्सप्लेन वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप्स क्लासिफाइड बाय C.H. कोहली। एंड दूसरा सवाल इसी से मिलता जुलता आता है, वाई ग्रुप लाइफ इज नेसेसरी फॉर ह्यूमन बीइंग, पॉइंट आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स फाउंड इन आवर सोसाइटी, ठीक है। ये सिर्फ लफ्जों की हेर फेर है, उर्दू में बता देती हूँ फिर समझाती हूँ। समाजी ग्रोह किसे कहते हैं उसकी तारीफ कीजिए और ग्रोह की खुसूसियात बयान करें मिसालों के साथ, ठीक है। ये आपका टॉपिक है, आराम से समाजी ग्रोह वाला आपका टॉपिक है, शायद कुछ चैप्टर 5 है मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 4 या 5 है। खैर, ग्रोह की जिंदगी क्यों जरूरी है और हमारे मुआशरे में मुख्तलिफ ग्रोहों की इकसाम बयान कीजिए। सवाल सेम है, सिर्फ लफ्जों की हेर फेर है। ऊपर C.H. कोहली इसलिए लिख दिया है कि आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाए कि C.H. कोहली ने कौन से ग्रुप डिफाइन किए। C.H. कोहली ने और बाकी सब ने 2 ही ग्रुप डिफाइन किए। सोशल ग्रुप के 2 ग्रुप होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप, ठीक है। आप देखेंगे आपको मिल जाएगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप थे, उसके डिफरेंशिएट थे, उसके वेरियस टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स मिल जाएंगे आपको, इकसाम मिल जाएंगी, मिसालें मिल जाएंगी, खुसूसियात मिल जाएंगी, सब मिल जाएगा आपके बुक में, सब है, ठीक है। सोशल ग्रुप की डेफिनेशन, उसकी खुसूसियात, करेक्टरिस्टिक्स या प्रिंसिपल ऑफ सोशल ग्रुप, उसके इकसाम, डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल ग्रुप, प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप आ जाता है, ठीक है, टाइप्स में। फिर उसके आगे उसकी मिसालें भी होंगी, फिर उसके आपके क्या नाम है इंपॉर्टेंस होंगी, ठीक है, अहमियत, वो देख लीजिएगा। तो ये पूरा आपका टॉपिक जो है इन एक सवाल में समझने आ गया, ठीक है। अब आपके सामने जब भी सवाल में सोशल ग्रुप लिखा हुआ है, उसके टाइप्स, उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी नेसेसरी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, ऐसे कोई भी वर्ड आ रहे हैं समझ जाइएगा सोशल ग्रुप का पूरा लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन 5, डिफाइन द टर्म सोशल इंटरेक्शन और व्हाट आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन, डिस्क्राइब इन डिटेल। सोशल इंटरेक्शन को कहते हैं समाजी बैनुल अमल। इससे क्या मुराद है, इसकी इकसाम क्या है, तफसील से बयान करें, ठीक है। तो ये भी पूरा आपका टॉपिक है, सोशल इंटरेक्शन समाजी बैनुल अमल के डेफिनेशन आएगी, उसके नीचे उसके
آپ کو ملیں گے فارمز ملیں گے, ڈفرینٹ ٹائپس ملیں گی, ٹائپس کے نیچے پھر آپ کو اس کی اور تفصیلات ملیں گی, ٹھیک ہے, اس کے کریکٹرسٹکس ملیں گے. سوشل انٹریکشن اف آئی ایم ناٹ رانگ یہ وہ والا ہے. کانفلکٹ, کمپٹیشن, اکوموڈیشن, اور ایک اور تھا, 4 تھے, بھول گئی اس کا اردو کے نام بھی مجھے ابھی یاد نہیں آ رہے, آپ کی بک میں ہے, ٹھیک ہے. سوشل انٹریکشن, سماجی بین العمل, اور اس کے تمام اقسام دیکھ لیجیے. یہ جو میں نے ابھی نام بتائے یہ اردو والی بک میں بھی ایسے ہی نام انگلش میں بھی لکھے ہوئے ہیں, اردو میں بھی لکھے ہوئے ہیں. کمپٹیشن, کوآپریشن, کمپٹیشن, ایکوموڈیشن, اور چوتھا کیا بولا تھا میں نے, بھول گئی, سوری. نیکسٹ ہے کوشچن نمبر 6. Define the term sociology. Socialization. Sorry, آج زبان کو کچھ ہو گیا. What is the role of agencies of socialization in personality development? سماجی تربیت کی تعریف کیجیے. اور ثقافت کی طرح انسانی شخصیت پر اثر انداز ہوتی ہے. ثقافت کس طرح انسانی شخصیت پر اثر انداز ہوتی ہے؟ اچھا, یہ 2 چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, میں ابھی سمجھاتی ہوں. آپ کے ہاں جو بک میں جو چیپٹر ہوں گے یہ 2 ہیں, کلچر والا ایک چیپٹر ہے اور ایک سوشلائزیشن کا چیپٹر ہے. بٹ یہ جب ہمارے KU کا سلیبس جب آتا ہے اس میں ایک ہی چیپٹر ہے سوشلائزیشن, اس کے نیچے الگ الگ اس کے سب ٹاپکس ہیں, ٹھیک ہے. کلچر ہو گیا, پرسنالٹی ہو گیا, یہ سارے سوشلائزیشن کے ہی ٹاپکس ہیں. تو اس لیے یہ سوال اسی طرح گھوم کے آتا ہے. آپ کے پاس آپ کو لگ رہا ہوگا یہ الگ الگ چیپٹر کا ہے, ایک چیپٹر کا نہیں ہے. سوشلائزیشن کا پہلے آپ نے ڈیفینیشن لکھنی ہے, سماجی تربیت کیا ہوتی ہے اس کی ڈیفینیشن, اس کے جو بھی 2-3 سوشیولوجسٹ کی جو بھی ڈیفینیشنس ہیں جو انہوں نے کوٹ کی ہیں انورٹیڈ کاماز میں وہ والی لکھنی ہے. اس کے بعد اس کو ایکسپلین کرنا ہے, ٹھیک ہے. ایک چیز یہ ہوگا. اب یہ جو سوال ہے واٹ از دا رول آف ایجنسیز آف سوشلائزیشن, یعنی کہ سماجی تربیت کی اصلاح بیان کریں اور شخصیت کی تعمیر میں سماجی تربیت کے ذرائع کا کردار ادا کریں. سماجی تربیت کے ذرائع ڈھونڈنے, ٹھیک ہے, ایجنسیز آف سوشلائزیشن ڈھونڈنے, یہ دوسرا ٹاپک ہے. اس کا رول, کردار پہ اس کا رول کیا ہوتا ہے, رول آف ایجنسیز, ٹھیک ہے. رول آف ایجنسیز ڈھونڈیں, اپنے ٹاپک ڈھونڈیں. بک میں انڈیکس میں ہے, تھوڑا آگے پیچھے کر لیں, دوسرا چیپٹر ہوگا یا تیسرا چیپٹر میں ہوگا, لیکن ہے, ٹھیک ہے, یہ میں نے خود دیکھا ہوا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے اس کا ہاؤ کلچر افیکٹ آن دا پرسنالٹی آف انڈیویجول, ثقافت کے چیپٹر میں دیکھیں, ثقافت اور شخصیت والے چیپٹر میں دیکھیں کہ ثقافت کس طرح انسانی شخصیت پر اثر انداز ہوتی ہے. یہ والا بھی ٹاپک ہے, یا تو کلچر والے میں ہے یا پرسنالٹی والے میں, ٹھیک ہے. نیکسٹ چیپٹر ہے آپ کی بک میں سوشلائزیشن ایک چیپٹر ہے, سماجی تربیت, کلچر دوسرا چیپٹر ہے, پرسنالٹی تیسرا چیپٹر ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ سب ایک ہی جگہ پہ ہے, KU کے سلیبس کے مطابق ایک ہی ٹاپک ہے یہ سوشلائزیشن. اس کے نیچے 3-4 چیزیں 5 چیزیں آ رہی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ دھیان میں رکھیے گا, یہ ٹاپک اسٹک کریں اور ان کو یاد کریں. ایسی گھوما ہوا کچھ بھی آ جائے گا لیکن آپ سے پوچھا وہی جائے گا جو آپ کی بک میں موجود ہے. ٹاپکس بک سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں آنے والی, کوئی سلیبس چینج نہیں ہوا ہے, کوئی بکس چینج نہیں ہوئی ہیں, تو جو بک میں ہے وہی سوال بنے گا, وہی پیپر میں آئے گا. اس لیے کنفیوز مت ہوئیے گا, گھومی ہوئی چیز آئے تو بس آپ ورڈس, یہ پرومیننٹ ورڈس دیکھ لیجیے. سماجی تربیت, سوشلائزیشن, ایجنسیز آف سوشلائزیشن, سماجی تربیت کے ذرائع, اس کا کردار, ٹھیک ہے, رول آف ایجنسیز. پھر آ گیا کلچر, کلچر کا چیپٹر آپ کا. پھر آ گیا پرسنالٹی, شخصیت کا چیپٹر آپ کا. کلچر, ثقافت کس طرح شخصیت پر انداز ہوتی ہے. یہ پوری چیزیں پڑھ کے جائیے گا, سمجھ میں آ جائے گی بات آپ کو. نیکسٹ آتے ہیں, ہم اگلا سوال ہے ڈیفائن دا ٹرم اسلامک سوشیولوجی اینڈ واٹ آر دا سورس اینڈ امپورٹنس آف اسلامک سوشیولوجی. اچھا, ابھی تک میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا لازمی کون سا ہے. یہ والا لازمی ہے, یہ ہر سال آتا ہے, ٹھیک ہے. ہر سال تقریباً آتا ہے, کسی ایک آدھ سال میں ہی چھوٹا ہوگا اسلامک سوشیولوجی, ورنہ ہر سال آتا ہے. تو اسلامک سوشیولوجی کا اسلامی عمرانیت کی تعریف کیجیے, ٹھیک ہے, اس کی تعریف, ڈیفینیشن اور اس کی بنیاد بتائیے, اس کے سورس کیا ہے, یعنی اس کے سورس کا مطلب بیسس, ٹھیک ہے. کسی کی بک میں بیسس لکھا ہوگا, کسی کی بک میں سورس لکھا ہوا ہوگا, اس کی اہمیت بیان کیجیے, ٹھیک ہے. یہ لازمی آئے گا. اور نیکسٹ ہے ڈیفائن پرسنالٹی اینڈ واٹ از دا افیکٹ آف سوشل میڈیا ان ڈیولپمنٹ آف پرسنالٹی. یہ بھی پرسنالٹی والا چیپٹر ہے, شخصیت کا چیپٹر ہے کہ شخصیت کی تعریف کیجیے اور شخصیت کو بنانے میں سوشل میڈیا کا کیا اثر ہوتا ہے بحث کیجیے. سوشل میڈیا والا آج کل لازمی آ سکتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے آج کل زمانہ ہی سوشل میڈیا کا ہے, ہر چیز ٹرینڈ ہوتی ہے, اور وہ ٹرینڈ ہماری زندگی میں بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بھی لازمی کر لیجیے گا, ہوپ فلی آنے کے چانس ہیں. نیکسٹ ہے ڈسکس دا ہابرٹ اسپینسر تھیوری آف لیزیز فیئر. ہابرٹ اسپینسر کا نظریہ عدم مداخلت, یہ میں نے ایک ٹاپک لکھ دیا ہے پورا. یہ بتائیے عدم مداخلت والا جو نظریہ آپ کے بک میں جو چیپٹر ہے, جو ٹاپک ہے, وہ پورا یاد کیجیے گا. ہابرٹ اسپینسر کی کیا تھیوری تھی, کیا نظریہ تھا, اس کے کیا کیا لوازمات تھے, اس میں کیا کیا چیزیں بتائی گئی ہیں, اور کس طرح وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے آپ کی سوسائٹی میں, وہ کس طرح اس کا عمل دخل ہے, وہ کس طرح لاگو کیا جاتا ہے, سب کچھ, ٹھیک ہے. پورا ٹاپک یاد کیجیے گا. نیکسٹ ہے واٹ از سوشل موبلٹی.
समाजी हरकत पजीरी से क्या मुराद है, सोशल मोबिलिटी किसे कहते हैं, व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द रेट ऑफ सोशल मोबिलिटी इन अर्बन एरियाज ऑफ पाकिस्तान, वो कौन से अवामिल हैं जो पाकिस्तान के शहरी इलाकों में हरकत पजीरी की शरह में इजाफे का बाइस बनते हैं। ठीक है, तो ये समाजी हरकत पजीरी का पूरा चैप्टर है, उसके मुख्तलिफ इक़साम हैं, उसकी वजूहात हैं, उसके अवामिल हैं, ये पूरा टॉपिक करना है आपने। फिर उसके बाद आ जाता है सोशल चेंज, व्हाट इज सोशल चेंज, समाजी तब्दीली क्या है। समाजी तब्दीली का पूरा टॉपिक आपके पास होगा, उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग पॉजिटिव चेंज इन आवर सोसाइटी, हमारे कौन से अवामिल हैं जो हमारे माशरे में मस्बत तब्दीलियाँ ला सकते हैं। और दूसरा है सवाल, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल चेंज, ऑल्सो डिस्कस द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तानी सोसाइटी, ये भी एक ही टॉपिक है, पूरा टॉपिक इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिफाइन सोशल कंट्रोल, सोशल कंट्रोल समाजी नज़्म व ज़ब्त, उसकी तारीफ कीजिए, और विच फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मीन्स एंड मेथड्स आर नेसेसरी टू इम्पोज सोशल कंट्रोल इन ह्यूमन सोसाइटी, वो कौन से ज़राए हैं और तरीक़ेकार हैं जिनसे इंसानी माशरे में नज़्म व ज़ब्त कायम हो सकता है। और दूसरा सवाल है व्हाट इज सोशल कंट्रोल एंड ऑल्सो डिस्कस इट फॉर्म्स एंड एजेंसीज, वही सेम सवाल है कि उसके मुख्तलिफ अक़साम और ज़राए बयान करें। ठीक है, ये भी आपका टॉपिक आपकी बुक में मौजूद होगा, वो पूरा टॉपिक आपने करना है। नेक्स्ट है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डेविएंट बिहेवियर इन आवर सोसाइटी, हमारे माशरे में इनहराफी किरदार की क्या वजूहात हैं और इसको कम करने के लिए इक़दाम तजवीज़ करें। और दूसरा है राइट डाउन अ कॉम्प्रिहेंसिव नोट ऑन वेरियस फॉर्म्स ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर, इज्तिमाई किरदार के मुख्तलिफ इक़साम पर एक जामे नोट तहरीर कीजिए, ये भी आपका टॉपिक है पूरा। उसके बाद आ जाते हैं नोट की तरफ, नोट में आ सकता है फेड एंड फैशन, खफ्त और फैशन, कास्ट एंड क्लास, ज़ात और दर्जा, क्राउड एंड पब्लिक, ये पूरे टॉपिक से पढ़ के जाइएगा, डिफरेंस आएगा इनका, अगर आया तो ये आपका पूरा टॉपिक हो गया है, पूरा पेपर हो गया है। सही है, इसके अलावा कोई बात अगर समझ में नहीं आ रही तो नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, और नेक्स्ट आपको गेस्ट पेपर इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।